तो कक्षा 11वीं वालों अर्धवार्षिक परीक्षा का कुछ ही देर बाद आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। आइए कर लेते हैं लास्ट टाइम रिवीजन। देखिए अब क्योंकि अब बार बार वीडियो चेंज करके इधर उधर पेपर ढूंढ के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पेपर मिलने वाला नहीं है। इसलिए इन क्वेश्चन को तैयार करके चले जाना। मैंने पहले क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए थे, इसलिए इन क्वेश्चन को तैयार कर लो। एक बार ये वीडियो पूरा देख लिया ना, सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा ना। काव्य खंड के प्रश्नोत्तर हो जाते हैं, गद्य खंड, व्याकरण, वितान भाग से जो भी कुछ आना है सारा कुछ है ना। अभिव्यक्ति माध्यम, कौन से कवि परिचय, कौन से लेखक परिचय, सारा कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके पेपर में आने वाला है विथ उत्तर। चलिए रिवीजन कर लेते हैं, और अब टाइम नहीं है कि आप बार बार वीडियो चेंज करें। तो वीडियो को बिल्कुल से आप 2x में सेट कर लीजिए और पूरा वीडियो देखना, सभी क्वेश्चन के आंसर याद करते चलना। देखिए पहला क्वेश्चन है, काव्य खंड के पहले क्वेश्चन देख रहे हैं हम, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। तो मीरा जो है कृष्ण भक्ति में अपनी सद्बुद्ध खो बैठी है ना। इस तरीके से याद रखना, थोड़ा अपने हिसाब से भी इसको बना करके लिखना है ना। उन्हें लोक निंदा का, लोक लाज का कोई जो है ध्यान नहीं है। वो मंदिरों में जाकर के भजन गाती हैं, नृत्य किया करती हैं। उन्हें जो है जो समाज होता है उसका कोई भी जो वो नहीं है, और ये पराकाष्ठा बावलेपन को दर्शाती है। इसलिए लोग जो है मीरा को क्या बाबरी कहते हैं। इसको बिल्कुल से याद कर लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर का। बिल्कुल से ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में या 2 नंबर में आने वाला है। 1 नंबर में पूछेगा तो 1 शब्द में देगा, 2 नंबर में 2 अंकीय रूप में आएगा। मानव शरीर का निर्माण जो है 5 इन तत्वों से हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसको याद कर लो, बिल्कुल से पेपर में आने वाला है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। तो कबीर ने अपने आप को दीवाना शब्द का प्रयोग अर्थात पागल, कवि स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे संसार को मतलब झूठे संसार से दूर प्रभु परमात्मा में लीन है, इसलिए वो संसार को झूठा और अपने आप को दीवाना कहते हैं, मतलब प्रभु के प्यार में लीन है वो। अगला आता है आपका, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो कबीर के अनुसार स्वयं को नियम और धर्म का पालन करने वाले मानने वाले लोग आत्मत्व की सर्वव्यापकता को छोड़कर पत्थरों को पूजते हैं। मतलब देखिए लोग जो अपने आप में कमियां निकालते हैं, लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो लोग मतलब धर्म की ओर, मतलब कवि जो है एकदम से वो निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है, भाषा का झारखंडीपन होने से क्या तात्पर्य है। बिल्कुल से ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा आपका, है ना। अगला इसका आंसर रहेगा झारखंडीपन का अभिप्राय है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली। कवित्री का कहना है कि यहाँ के लोगों को अपनी क्षेत्रीय भाषा को बाहरी भाषा के प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए, उसके विशिष्ट उच्चारण व स्वभाव को बनाए रखना चाहिए, है ना। तो अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको हमें बनाए रखना चाहिए, ना कि हमें बाहरी भाषा को देख करके अपनी भाषा को मुकरना चाहिए। अगला है आपका, ओहदे की पीर को जो है मजार क्यों कहा गया है। ओहदे की पीर को मजार क्यों कहा गया है, ये कई बार क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आया हुआ है, तो इसे कर लेना। ओहदे की पीर को मजार कहा गया है क्योंकि देखिए ओहदा क्या होता है, किसी इंसान का पद होता है ओहदा, है ना। तो वही पीर की मजार यहाँ पे कहा गया है इसको, तो क्योंकि यह एक रूपक है जो ओहदे या उच्च पद के प्रति लोगों की अति श्रद्धा। देखिए कोई व्यक्ति उच्च पद पर है तो उसे लोग ज़्यादा सम्मान देते हैं। ऐसे ही पीर की मजार होती है, वो मजार होती है तो लोग उसका सम्मान करते हैं, है ना। तो इसी कारण यहाँ पे ओहदे को पीर की मजार कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है। इसे कर लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला है, लोक लाज खोने से क्या अभिप्राय है ना। ये उसी से क्वेश्चन रिलेट करता है, मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा, उस समय समस्त राजस्थान में जो है पर्दा प्रथा थी, है ना। मुगल शासक जो थे अय्याशी और अत्याचारों से बचने के लिए, है ना, स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकला करती थीं। वे ऐसे समाज में मीरा कृष्ण ऐसे समाज में भी मीरा जो है कृष्ण का भजन सत्संग करते करते गली में घूमा करती थी। इसे लोक अर्थात समाज की लाज मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोक लाज खोने का अर्थ जो है त्यागना कहा गया है ना। अगला है आपका, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है ना। तो उत्तर रहेगा, मीरा का कहना है कि कृष्ण जो है अनश्वर है ना। उन्हें पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है और इस भक्ति से प्रभु प्रसन्न होकर भक्त को मिल जाते हैं। और मीरा ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति किस रूप में की है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है ना। किस रूप में मीरा ने भक्ति की है। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपकी व्याकरण के कोई भी परिचय, लेखक परिचय, व्याख्या सारा कुछ कंप्लीट हो सके, है ना। देखिए, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। तो कवि की आंखों में करुणा, पीड़ा व दीनता का भाव भरा है, इनमें भय व खालीपन है, कभी उसका सामना नहीं कर सकता, इस कारण उसे इन आंखों से डर लगता है। इसे कंप्लीट कर लेना। अगला है आपका,
इसका क्वेश्चन आने वाला है उजरी कौन थी। उजरी कौन थी? एक गाय थी। तो उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो वह किसान के अतिरिक्त किसी को दूध नहीं दुहाती थी, है ना। वह सफ़ेद रंग की थी। इसकी 2 विशेषताएं याद रख लेना, है ना। अगला है आपका, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? आंसर रहेगा आपके सामने, कवि को किसान की आंखों से डर लगता है क्योंकि फिर भी वह उसका वर्णन करता है, क्योंकि वह समाज के उसके कष्टों को, है ना, समाज को उसके कष्टों के बारे में, उसके अपेक्षापूर्ण रवैये के बारे में बताना चाह रहा है ना, उस कविता के माध्यम से। तो इसको कर लेना। अगला है आपका, पानी की रात भर गिरने और प्राण मन में घिरने के परस्पर क्या संबंध है ना। ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता से प्रश्न लिया गया है। पानी की रात भर, है ना, पानी गिर रहा है, मन घिर रहा है, इस तरीके से कुछ पंक्तियां हैं। तो इसमें कहा गया है पानी की रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर संबंध है, कवि की बीती स्मृति और उससे होने वाली पीड़ा से है ना। तो पानी के लगातार बरसने के कारण कवि को अपने घर परिवार की याद आ रही है और कवि को परिवार के सदस्यों के साथ बिताए गए खुशी के पल याद आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से इसका अर्थ आपको लिख लेना है, ये संबंध रहेगा इसमें। नेक्स्ट हमारा, कवि अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहते हैं? तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में हैं। उस समय के सेनानियों को जेल में यातनाएं दी जाती थीं, उनसे पिताजी को अवगत कराना नहीं चाहते थे। पिताजी सरल स्वभाव के हैं, उनका मन जो है बट वृक्ष के समान है और वो कहते हैं कि वो ऐसी बातें सुन के द्रवत हो जाएंगे। थोड़ी सी परेशानी की बात सुनकर के भी रोने लगते हैं। उन्हें कभी सुखी चाहता है, इसलिए कभी पिता की वास्तविकता को छुपाना चाहता है ना, पिता से जो है अपनी वास्तविकता को छुपाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है? तो आंसर रहेगा, गजल कविता में कवि उम्र भर के लिए पलायन इसलिए करना चाहता है क्योंकि कवि के अनुसार नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के बाहर हर घर को चिराग से रोशन कर देंगे, है ना। देश के हर घर को जो है रोशन कर देंगे चिराग से, अर्थात देश के हर नागरिक को हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध कराएंगे, और ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए कवि क्या कर रहा है? पलायन करना चाहता है। अगला है हमारा, दरख्तों का साया और धूप क्रमशः किसके प्रतीक हैं? तो दरख्तों का साया का अर्थ होता है जन कल्याण की संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सेवाएं, है ना। मतलब देखिए, जन कल्याण कोई एनजीओ वगैरह होते हैं, उनकी जो सेवाएं होती हैं वो दरख्तों का साया यहाँ पे से कहा गया। धूप का अर्थ है कष्ट। कभी कहना चाहता है कि भारत की संस्थाएं, भारत की शासन व्यवस्था सुख की बजाय दुख ज़्यादा देती है ना, तो ये याद रखना। अगला है हमारा, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया? तो माटी का रंग प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर करना चाहा है। संथाल क्या है? संथाल एक झारखंड की एक प्रजाति है ना, ये जाति है, तो इसको याद रखिएगा, है ना। ये पूरा कंप्लीट आंसर करेगा। नेक्स्ट हमारा, लेखिका सहज जीवन के लिए क्या आवश्यक मानती हैं? आपके सामने रहेगा यहाँ पर, लेखिका जीवन जीने के लिए प्रकृति में फैले प्राकृतिक सौंदर्य को आवश्यक मानती हैं। तो ये आंसर इसका कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ तक इसका आंसर दिया गया है ना। गांव में किस तरीके का जीवन होता है ये भी लेखिका ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, ये पूरा कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए? तो इसका 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट दिए हैं, कोई भी 3 याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो कबीर ने, देखिए, संसार ईश्वर की कबीर की दृष्टि में ईश्वर क्या है? एक है। तो उन्होंने कहा कि संसार में सब जगह एक पवन व एक ही जल है, सभी में एक ही ज्योति समाई है, एक ही मिट्टी के सभी बर्तन बने हैं, है ना, एक ही कुमार जो है मिट्टी को सानता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, घर की याद कविता का प्रतिपाद यानी कि सारांश लिखना है पूरी कविता का। घर की याद कविता की रचना जेल में की गई है। इसमें सावन की बरसात में कवि ने अपने घर की याद आते ही कवि जेल में है और वो वहाँ पे कविता लिख रहे हैं ना। कवि जो है सिर्फ अपनी सुखात्मक अनुभूतियाँ कराना चाहता है अपने घर वालों को। इसके लिए वह सावन को कुछ बताकर भी उसे सिर्फ अच्छी बातें बताना चाहता है कि मैं यहाँ पे सुख से हूँ, अच्छी बातें बताना चाहता है सावन को कि ये मेरी जो है वहाँ तक पहुँचा दो खबर, है ना। यदि पिता को जेल की कष्ट व कवि की मानसिक दशा का पता चलेगा तो भी बहुत दुखी हो जाएंगे, और कवि पिता की तुलना बरगद के वृक्ष से करते हैं, है ना। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपका पूरा कंप्लीट रहेगा। इसके बाद हमारे यहाँ से हिंदी के पद्य साहित्य के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि आपके 2-2 नंबर में आएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर में, ये 6 नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा, प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं लिखिए और प्रमुख कवियों के नाम। तो यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं, समाजवादी, यथार्थवाद, वर्ग संगत की बात की गई है, मानवतावाद, ये रहेगा। इसके प्रमुख कवि हो जाएंगे नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन, प्रगतिवादी कविता के। अगला हमारा आ जाता है निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं और कवियों के नाम। तो निराकार ईश्वर की आराधना इसमें करी गई है और इसमें जाति और धर्म के परे, है ना, ये जो है निराकार ब्रह्मा की स्थापना इसमें करी जा रही, और कवि और रैदास इसके प्रमुख कवि हैं। अगला है सगुण भक्ति धारा की विशेषताएं और कवियों के नाम। तो सगुण में है साकार ईश्वर की उपासना, भगवान की लीलाओं का वर्णन है, और कवि कौन है इसके? तुलसीदास और सूरदास, इनको याद रखना।
और अगला आ जाता है हमारा रीतिकाल की विशेषताएं लिखिए। तो रीतिकाल की विशेषता देखिए 2 नंबर में आपकी कोई 2 विशेषताएं आनी ही हैं, छायावाद की आ जाए चाहे रीतिकाल की आ जाए, कवियों के नाम आ जाए, तो याद कर लेना ये पूरे। रीतिकाल की विशेषताएं रहेंगी, श्रृंगार रस का वर्णन है, नायिका भेद है ना, राज दरबारी कविताओं का भी वर्णन मिलता है। छायावाद में क्या है, प्रकृति प्रेम का चित्रण है, रहस्यवाद और स्वच्छंदता देखने को मिली है, ये आपको 2 नंबर में कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं, तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवादी कविता की, प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर रहेगा नए प्रतीक और बिंबों का प्रयोग, यहाँ पर प्रयोगवादी कविता में हुआ है। दार्शनिकता देखने को मिली है, नवीन भाषा शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। अब आ जाता है नई कविता की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं नई कविता की विशेषताएं। यथार्थवादी दृष्टिकोण रहा है और कविताओं में गद्यात्मकता का जो है प्रदर्शन हुआ है, व्यक्तिगत अनुभव भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद आता है रहस्यवादी कविता, है ना, तो मेनली आपको नई कविता की कर लेना है विशेषताएं, छायावाद की और प्रगतिवाद की, है ना, ये कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे गद्य खंड के क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर में आएंगे आपके। तो ये रहेगा यहाँ पे ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है, इसके निषेध के कारण क्या परिणाम सामने आए हैं। तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु से तात्पर्य है प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ें, है ना, जो वायु हो गया, सूर्य हो गया, रोशनी, है ना, तो ये क्या है, प्रकृति द्वारा दी गई हैं। और इसके निषेध का कारण ये है कि इसका दोहन किया जा रहा है ना, पर्यावरण असंतुलन का ये कारण बन रहा है। इसके बाद है दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, इसका आशय क्या है ना, तो ये कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है 2 नंबर में आपका। तो दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, इसका आशा है कि जब लोग शारीरिक रूप से सोए हुए होते हैं तब भी उनके विचार, चर्चाएं, अफवाहें जो उनके मन में चलती रहती हैं। तो इस तरीके से मतलब जब हम सोते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इस तरीके से इसे कहा गया है। नेक्स्ट हमारा लोग नमक विभाग की नौकरी के लिए क्यों लालायत होते थे। तो नमक विभाग की नौकरी प्रतिष्ठित मानी जाती थी और इसमें अस्थिर आय से के साथ सामाजिक सम्मान भी जो है मिलता था। अगला है आपका मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है। तो लेखक प्रेमचंद ने नमक का दारोगा कहानी में वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार माह में एक बार चंद्रमा आता है, जैसे पूर्णमासी होती है, चंद्रमा माह में एक बार आता है, उसी तरीके से मासिक वेतन जो होती है महीने में एक बार आती है और चली जाती है ना, अगले दिन से घटना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से वेतन जो है एक दिन आती है फिर दूसरे दिन से ख़त्म होना चालू हो जाती है, तो इसीलिए पूर्णमासी का चांद कहा गया है। अगला है मियां नसीरुद्दीन को नानवाइयों को मसीहा क्यों कहा जाता है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आने वाला है आपका। तो मियां नसीरुद्दीन को नानवाइयों को मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। ये कितने तरह की 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला जानते हैं और कई रोटी, है ना, ये देखिए उनके दादा जो हैं पिता बादशाह सलामत के यहाँ जो है बावर्ची खाने में बादशाह की खिदमत किया करते थे। इसको याद रखिएगा, ये खालिस्तान में आया है, खालिस्तान किया करते थे क्या, खिदमत, आंसर याद रखना। अगला है पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो ये सारे कारण यहाँ पर लेखक ने बताए हैं। लेखक को पैसे का अभाव था, इसलिए पैसे इकट्ठे हो जाते थे तब शूटिंग स्टार्ट होती थी। वह विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, इसलिए फुर्सत होने पर ही लेखक जो है अन्य जो है कलाकार फिल्म का काम कर पाते थे। तकनीकी के पिछलेपन के कारण स्थान और दृश्य की जो है समस्याएं आती थी, है ना, सही लोकेशन नहीं मिल पाती थी। इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नमक का दारोगा पाठ में पंडित आलूपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर करके आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है। देखिए तो गुणग्राही के रूप में गुणग्राही व्यक्ति के रूप में उनका एक जो है पहलू उभर करके आता है और रहेगा कहानी के आदि से मध्य तक उसका भ्रष्ट व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। यह धन के बल पर अपने कार्य सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन एक जो पहलू भर के आता है गुणग्राही व्यक्ति के रूप में, ना, हमारे सामने आता है, वह अपने गिरफ्तार करने वाले बंशीधर की कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होते हैं और उन्हें क्या करते हैं, अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर जो है नियुक्त कर देते हैं। इसे कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हमारा शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो शिव शंभू की 2 गायों की कहानी से लेखक कहना चाहता है कि भारत में मनुष्य ही नहीं पशुओं में भी साथ रहने वालों को लगाव हो जाता है। मतलब देखिए जब लोग रहते हैं एक दूसरे से तो लगाव हो जाता है। इसी तरह जो पशु होते हैं ना भारत में, तो भारत में पशुओं को भी लगाव हो जाता है एक दूसरे से, ये यहाँ पे कहने की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है आपका करजन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। तो करजन ने बंगाल का विभाजन राष्ट्रवादी ताकतों को तोड़ने के लिए किया था, परंतु इसका परिणाम जो है उल्टा हुआ। इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला है करजन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करवाना चाहता था, है ना, उसकी सिफारिश को नहीं माना गया, है ना।
इससे क्षुब्ध होकर के उसने इस्तीफा देने की धमकी दी और ब्रिटिश सरकार ने उसका इस्तीफा ही मंजूर कर दिया। ये रहेगा। इसके बाद है धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों समझता था, क्यों नहीं समझता था, ये आपका 2 नंबर में है। तो वह स्वयं को नीची जाति के समझता था, यह बात बचपन से उसके मन में बैठा दी गई थी। सेकेंड पॉइंट है मानव जो मोहन है वो कक्षा का सबसे होशियार बच्चा था, वह हर प्रश्न का उत्तर देता था, उसे मास्टर जी ने पूरी पाठशाला का मॉनिटर बना के रखा था। अगला है धनराम मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्यचकित होता है और क्यों। तो उत्तर रहेगा कि मोहन ब्राह्मण जाति का था और वह उस गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते तक नहीं थे, यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता है। मोहन धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी काफ़ी देर तक बैठा रहा। इस बात पर धनराम को हैरानी हुई और उसे अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर हथौड़े की नपी तुली चोटें मारी, है ना। तो इस तरीके से उसे आश्चर्य हुआ कि ये जो हमारे साथ बैठता तक नहीं है, ये सारे काम भी कर लेता है, और उसे पीट करके गोल गोल रूप उसने दे दिया, है ना। मोहन जो है धोंकनी फूंकते हुए भट्टी में लोहे को गर्म कर दिया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें देख करके वो आश्चर्यचकित था। नेक्स्ट है हमारा स्पीति में लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो लंबी शीत ऋतु होने के कारण ये लोग दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ पे देखिए फसल भी नहीं हो पाती है, फल सब्जी जो है उत्पन्न नहीं होती है ना। जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती है, वे ठंड से ठिठुरते रहते हैं, रोजगार के साधन यहाँ पे उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके बाद है भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे किया करते थे। तो भारत की चर्चा जो है नेहरू जी जो है सक्रिय कार्यकर्ता थे, वो कांग्रेस के और किसानों से किया करते थे। देखिए ये कंप्लीट इसका आंसर दिया गया है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे। तो इसका ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आएगा, इनके सबसे पसंदीदा फ्रेंच कलाकार जो थे वो थे गोंगा पिकासो, इनको कंप्लीट कर लेना। और ये सारे नाम दिए गए हैं, है ना। वैन गोग, मातिस, सागाल और ब्रोक थे, और इनमें गोंगा पिकासो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ से हिंदी बितान भाग 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके 2-2 नंबर के। चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत क्या है, इनमें अंतर आपको लिखना है। दोनों अंतर दिए गए हैं। चित्रपट संगीत यह सिनेमा या फिल्म के लिए तैयार किया जाता है। शास्त्रीय संगीत यह बहुत पुराना और तकनीकी संगीत रूप है ना। और चित्रपट संगीत में संगीत का उद्देश्य मनोरंजन होता है खाली, और इसमें क्या होता है, इसमें राग ताल का जो है नियम पालन किया जाता है। इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा लता मंगेशकर की गायन की विशेषताएं। तो गानपन है इनके विशेषता हो जाती है, एक स्वर में मधुरता है, भावनात्मक अभिव्यक्ति, सुर और लाल लय का जो है संतुलन बना के रखा है इन्होंने, और शुद्धता है, स्वर की स्पष्टता और शुद्धता देखने को मिलती है। इसे कंप्लीट पूरा कर लेना, इनको डिटेल में पढ़ लेना डी अंदर से। ये आपका नृत्य और नृत्य में अंतर, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नृत्य और नृत्य में अंतर, नृत्य क्या है, एक सामान्य कला रूप है, और नृत्य जो है वो है एक शास्त्रीय और परंपरागत कला रूप है ना। ये सामान्य हो जाता है नृत्य, और नृत्य हो जाता है परंपरागत कला रूप। इसको पूरा कंप्लीट करना। ये नेक्स्ट हमारा आंसर दिया गया है शास्त्रीय गायकी से आप क्या समझते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसको कंप्लीट करके रखना चाहिए। देखिए शास्त्रीय गायकी एक आधिकारिक और पारंपरिक संगीत रूप है जिसमें राग, ताल, सुर और गायकी तकनीकी दक्षता का पूर्णतः पालन किया जाता है। अगला है लता मंगेशकर ने करुण रस के साथ गानों के साथ साथ संगीत में गाने बहुत उत्कटता के साथ गाए हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो देखिए मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि लता मंगेशकर ने करुण रस के गानों में गहरी भावनाओं को व्यक्त किया है, और उनके संगीत में गाने बहुत ही प्रभावशाली और संवेदनशील होते हैं। इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ से अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चन 2 अंक के रूप में, जो कि आपकी जनसंचार के माध्यम हो गए कौन कौन से हैं, है ना, इसके कार्य हो गए, ये सारे क्वेश्चन पूरी बिल्कुल कवर होने वाली है। आपको नीचे कवि परिचय कौन से करने हैं, व्याख्या कौन सी करनी है, निबंध, एप्लीकेशन, सारा कुछ बताया जाएगा। तो बने रहना वीडियो में, बिल्कुल पूरा करके जाना। देखिए जनसंचार के 3 कार्य कौन से हैं, सूचना का प्रसार, मनोरंजन, शिक्षा और जागरूकता, है ना, जन जागरूकता। और जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं, ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। अभिव्यक्ति और माध्यम से हमेशा ये क्वेश्चन आता है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम के नाम लिखिए। समाचार पत्र हो गए, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह लिख सकते हैं। अगला है जनसंचार की नई 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म, व्यापक पहुँच है, त्वरित सूचना का प्रसारण यहाँ पे हो सकता है। जनसंचार के महत्व लिखिए, तो इससे जनसंचार शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक परिवर्तन में सहायक होता है। ये सारी जो है लिख दीजिएगा। अगला है हमारा ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, 1936, याद रखना 8 जून 1936। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिल्मकार को फिल्म की शूटिंग करते समय किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है ना। पथिर पांचाली के अकॉर्डिंग भी आप इसे लिख सकते हैं, 2 नंबर में आता है। तो स्थान चयन की कठिनाई, मौसम की अनिश्चितता, बजट और समय प्रबंधन, है ना,
ये रहेगा। नेक्स्ट हमारा पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, तो पत्रकारिता का मूल तत्व सत्यता, निष्पक्षता, मतलब निष्पक्षता से और सत्यवाणी अगर उसमें कही जा रही है पत्रकारिता में, है ना, न्यूज़ चैनल में, तो ये क्या रहेगा, ये इसका मूल तत्व है, मतलब निष्पक्षता उसमें होनी चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया है। अगला है घटना समाचार कब बन जाती है, तो घटना तब समाचार बनती है जब वह महत्वपूर्ण, दिलचस्प, ताजगी से भरपूर होती है। तो जो होती है व्यापक प्रभाव डालने वाली अगर घटना है, तो कोई भी ऐसी घटना है जो कि व्यापक प्रभाव डाल रही है एक तरीके से, है ना, बहुत ही ताजगी भरी है ना, दिलचस्प बात है, तो क्या हो जाएगी, वो घटना समाचार बन जाएगी। नेक्स्ट है आपका समाचार का विश्लेषण जो है कौन करता है, तो मीडिया होती है ना, और संपादक पत्रकार संस्थान होते हैं, कई पत्रकार होते हैं, वो उसका संपादन जो है करते हैं और निर्धारण करते हैं। अगला जाता है समाचार तत्व के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं ना, समाचार के प्रमुख तत्व, तो यहाँ पे 2 नंबर में क्वेश्चन आता है सत्यता, नवीनता, प्रासंगिकता, रोचकता, स्पष्टता, वस्तुनिष्ठता, है ना, इसको कंप्लीट कर लेना। ये रहेंगे आपके समाचार तत्व के तत्व रहेंगे समाचार पत्र के। अगला है संपादन का क्या स्पष्टीकरण है, कीजिए इसका संपादन का जो है अर्थ क्या होता है ना, संपादन का अर्थ है समाचार लेख या अन्य सामग्री को सुधारने, स्पष्ट करने और उसे प्रस्तुत करने योग्य बनाने की प्रक्रिया। संपादन मतलब समाचार है, कोई भी खबर है, उसको एक मतलब सीधे वे में कहना, है ना, स्पष्ट करके उसे लोगों तक पहुंचाना, लोगों के सामने प्रस्तुत करना, इसकी प्रक्रिया को क्या संपादन कहते हैं, ये याद कर लेना। अगला है समाचार पत्र प्राप्त करने के माध्यम कौन कौन से हैं, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, है ना, तो ये सारा कुछ लिख लीजिएगा। अगला है हमारा पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला है पत्रकारिता किसका प्रक्षिप्त रूप है, तो पत्रकारिता 2 शब्दों से मिलकर बना है, पत्र और कारिता, है ना, इनसे मिलकर बना है, जिसका अर्थ है संचार और सूचना का लेखन। इसके बाद आ जाता है पत्रकारिता की व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, है ना, व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एथिक्स की बात कर रहा है, तो सत्यता और निष्पक्षता, गोपनीयता का सम्मान, देखिए गोपनीयता का सम्मान, ये दोनों चीज़ें देख रहे हैं हम। पत्रकारिता में क्या चीज़ें होती हैं, मूल तत्व ही इसका ये है कि सत्यता और निष्पक्षता इसमें होनी चाहिए। इसके बाद है फोटो पत्रकारिता क्या है, इसके कार्य लिखिए, तो ये कंप्लीट आंसर दिया गया है। इसके बाद समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा होता है, तो फ्रंट पेज जो होता है, आपने देखा होगा कोई भी अखबार है उसका फ्रंट पेज सबसे जो है मेन होता है ना, तो इसको याद कर लेना। अगला है आपका पत्रकारिता क्या होती है, तो पत्रकारिता वह प्रक्रिया है जिसमें घटनाओं, विचारों और सूचना को जो है एकत्रित कर करके उनका विश्लेषण करके उन्हें प्रकाशित और प्रसारित कहें कि प्रस्तुत किया जाता है हमारे सामने। अगला है वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है, तो इसका मतलब होता है सरकार या संस्थाओं और शक्तिशाली व्यक्तियों की गतिविधियों पर, जैसे कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति है ना, तो उस पर कोई भी सरकारी संस्था है या फिर एनजीओ वगैरह हैं, तो उन पर क्या करती है, एक पत्रकार होते हैं, कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, वो उन पर नज़र रखते हैं इनकी गतिविधियों पर, मतलब एक जनता की भलाई के खिलाफ कोई काम तो नहीं कर रहे हैं ना, तो इन पर जो नज़र रखने वाले होते हैं उसे वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। ये रहेगा आपका अगला पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म क्या है, तो पीत पत्रकारिता वह पत्रकारिता है जिसमें संवेदनशील, भावनात्मक और उकसाने वाली सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं हिंदी व्याकरण के, जो कि 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। अलंकार हो गया, रस छंद हो गया, शब्द शक्ति, शब्द गुण हो गया, सारा कुछ इसमें रहेगा आपका। सबसे पहले आपकी अलंकार की परिभाषा वक्रोक्ति अलंकार है ना, तो ये भी ऑप्शन में ये आंसर याद कर लेना। उपमा अलंकार का उदाहरण आपको दिया गया है, चांद सा मुखड़ा, ये रहेगा उपमा अलंकार का उदाहरण रहेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है, तो इसको याद कर लेना। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या रहेगी, वक्रोक्ति अर्थात तेरी बात टेढ़ी बात, अर्थात जब कोई वक्ता कोई और बात कहे और श्रोता उसका कोई अन्य अर्थ लगाए, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या बानर का काम यहाँ, तो ये रहेगा यहाँ पे, देखिए इसका उदाहरण। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको देख लेना है, इसे पढ़ लीजिएगा। अगला है दृष्टांत अलंकार की परिभाषा, तो जहाँ पर कोई बात कह करके उससे मिलती जुलती बात को दृष्टांत द्वारा कहा जाए, किंतु समानता के लिए कोई शब्द प्रकट ना हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, इसका कंप्लीट ये उदाहरण रहेगा। इसके बाद है उदाहरण अलंकार की परिभाषा, तो जहाँ किसी बात को एग्जाम्पल दे करके समझाना है, जैसे ज्यों आदि शब्दों का यूज किया जाता है, मतलब उदाहरण का अर्थ क्या होता है, जैसे, मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे ऐसा हो गया, ज्यों, है ना, तो इन शब्दों का यूज वहाँ पे किया जाए तो क्या होता है, वहाँ पे उदाहरण अलंकार होता है। तो नैना देवताएं, सब इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से हमारे काव्य के कुछ क्वेश्चन आने हैं आपके, जैसे ये आता है आपका रसात्मकम वाक्यम काव्यम, खालिस्तान की परिभाषा, तो किसकी, विश्वनाथ की, याद रखना, आचार्य विश्वनाथ की। अगला है जो उक्ति हृदय को जो है आनंदित कर देती है वह जो है काव्य कहलाती है, इसका अर्थ लिखा हुआ है।
हिंदी साहित्य में काव्य के दो रूप मिलते हैं, कौन कौन से? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, है ना। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आपके महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं, इनको हम देखेंगे, इनमें अंतर आपके आने हैं। देखिए, तो महाकाव्य की सबसे पहले हम क्या है विशेषताएं देखेंगे। तो महाकाव्य देखिए इसी तरीके से इसमें अंतर भी कर सकते हैं, अगर आपने विशेषताएं याद कर ली तो अंतर हो जाएंगे, अंतर हो गए तो विशेषताएं हो जाएंगी। रचना सर्गबद्ध होती है और इसमें देखिए महाकाव्य में कितने 8 सर्ग कम से कम होते ही हैं, है ना, 8 सर्ग होने चाहिए तो महाकाव्य है। जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, प्रमुख रूप से वीर और श्रृंगार सभी रसों का मतलब यूज इसमें होता है। और इसके प्रमुख कवि कौन से हो जाएंगे? महाकाव्य की रचना हो जाएगी रामचरितमानस, कामायनी ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, साके जो है मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद खंड काव्य है, जिसमें किसी आंशिक मतलब जीवन की किसी आंशिक घटना का किसी खंड का हमारे वर्णन किया जाए उसे हम खंड काव्य कहते हैं। तो कथा एक सूत्र में होती है, खंड काव्य अपने आप में जो है पूर्ण होता है। उदाहरण रहेंगे खंड काव्य का पंचवटी, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। जयद्रथ वध यहाँ पे दी गई है ना, ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं पंचवटी। एक सुदामा चरित भी याद कर लीजिएगा, है ना, सुदामा चरित क्या है? एक खंड काव्य है। नेक्स्ट है हमारा मुक्तक काव्य, ये काव्य का ही एक भेद है, प्रबंध काव्य, दूसरा क्या है मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य के दो भेद हैं यहाँ पे, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो महाकाव्य जो है विस्तृत होता है, पूरा जीवन दर्शित करता है, जबकि खंड काव्य एक विषय या घटना पर केंद्रित होता है। ये आपका पेपर में आने ही वाला है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में क्या अंतर है? प्रबंध काव्य में घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन होता है, मुक्तक काव्य स्वतंत्र रूप से, है ना, मुक्त होता है काव्य, एक भाव या विचार को व्यक्त करता है। यहाँ से हमारी शब्द शक्ति आ जाती है, जिससे आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो परिभाषा क्या रहेगी? किसी शब्द में अंतर्निहित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या शब्द शक्ति कहते हैं, इसको कंप्लीट कर लेना। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो कितने? 3 प्रकार की, 1 2 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इनको याद कर लेना तीनों को। ये रहेगी आपके सामने तीनों शब्द शक्तियाँ, ये डिटेल में इसको पढ़ लीजिए, है ना। देखिए जहाँ पे अभिधा कहाँ पे होती है? शब्द का सबसे सरल और स्पष्ट अर्थ निकले वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। और लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ पे होती है? जहाँ पे मुख्य बाधा होने पर रूढ़ि के कारण, है ना, ये उद्देश्य या प्रयोजन शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से संबंध अन्य अर्थ की प्राप्ति हो जाए, वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे सुबह के 8 बज गए, तो है ना, ये प्रत्येक व्यक्ति मतलब कोई भी आदमी है उसके लिए, सबके लिए इसका अर्थ अलग अलग होगा, है ना। सुबह के 8 बजे, हर कोई एक काम तो नहीं करता है सुबह के 8 बजे, तो सबके लिए इसका क्या होगा? अर्थ अलग अलग होगा। यहाँ पे ये रहेगी आपकी व्यंजना शब्द शक्ति, इसको कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा परिभाषा दी गई है शब्दगुण की। शब्दगुण की पहले परिभाषा दी गई है, फिर आगे हेडिंग स्टार्ट होती है। देखिए, तो शब्दों में निहित वह गुण जो हमें विभिन्न रसों का अनुभव करवाते हैं, शब्द गुण। देखिए रस एक तरीके से गुणों में होता है, जैसे ओज गुण भी रस से रिलेट करता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। इसको याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। शब्द गुण शब्द गुण के खालिस्तान भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, कितने? 3 भेद होते हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है तो प्रसाद गुण क्या होता है? प्रसाद गुण का उदाहरण आपका आएगा, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। ये किसका उदाहरण है? तो प्रसाद गुण का। अगला आ जाता है माधुर्य गुण। तो माधुर्य गुण का उदाहरण याद रखना, जिसको पढ़कर के मन जो है पुलकित हो जाए, है ना, कानों में मधुरता की अनुभूति होती है, वो माधुर्य गुण है। राम को रूप निहारती जानकी, इसका आंसर ये रहेगा। अगला है ओज गुण। तो इसमें क्या होता है? वीर रस, है ना, एक तरीके से चित्त में उत्तेजना की भाव जागृत होता है ना। क्वेश्चन आएगा कि जिस गुण में चित्त की वृद्धि में उत्तेजना का भाव जागृत होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? ओज गुण कहते हैं, याद रखना ऐसे। और इसका उदाहरण आप कोई भी लिख सकते हो, खूब लड़ी मर्दानी वाला भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम जड़े चलो, ये रहेगा। इसके बाद है राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ना। सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा। इसका ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है ना। यह क्या होती है? राजभाषा किसी भी देश के राजकीय काम की भाषा होती है ना। राजभाषा की मान्यता मिलने से उस भाषा का जो है महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद है छंद। छंद से आपके रोला छंद करना है, आपको मुक्तक छंद करना है। तो रोला छंद एक सममात्रक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और 24 कुल मात्राएं होती है ना। तो 13 और 11 की जो है होती हैं, मतलब यहाँ पर 13 रहेंगी, ये फिर 11 रहेंगी, 13 11 इस तरीके से ये कंप्लीट रहेगा। इसका उदाहरण जरूर से याद कर लेना ताकि लिख पाओ। अगला है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद में क्या होता है? काव्य में प्रयोग होने वाला ऐसा छंद जिसमें वर्ण और मात्रा का कोई बंधन नहीं होता है, इसका नाम क्या है? मुक्तक छंद। ये मुक्त रहता है ना, इसमें कोई बंधन नहीं होता है, स्वतंत्र रहता है। तो ये क्या है ना। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि जिन छंदों का हम स्वतंत्र रूप में लिखते हैं उन्हें हम खालिस्तान कहते हैं। तो क्या?
मुक्तक छंद कहते हैं ना। मुक्तक छंद को किस रूप में लिखा जाता है? स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे आंसर इसका रहेगा उदाहरण के साथ कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हमारा मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो इसमें आता है आपका अर्थ करना होता है वाक्य प्रयोग सहित, है ना, और अंतर भी इनमें आता है। तो अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है अपना काम निकालना, और 19-20 होने का अंतर अर्थ होता है मामूली अंतर, है ना। इसके बाद आ जाता है खाक छीनना और पट्टी पढ़ाना मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो खाक छीनने का वाक्य प्रयोग हो जाए, नौकरी के लिए वह खाक छीनता रहा फिर भी नौकरी नहीं मिली, है ना। और पट्टी पढ़ाने का अर्थ होता है यहाँ पे आपने राकेश को क्या पट्टी पढ़ा दी, मतलब किसी से कुछ कहला देना, है ना। क्या पट्टी पढ़ा दी कि वह घर जाने का नाम नहीं ले रहा है। अगला है आपका मुहावरे का अर्थ बताती हो वाक्य प्रयोग कीजिए। ये सारे दिए गए हैं। ईद का चांद होना, अंधे की लकड़ी, छप्पर फाड़ कर देना, पेट में चूहे कूदना, ये सारे याद कर लेना। ये सारे पूरे दिए गए हैं ना। देखिए, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, छप्पर फाड़ करके देना, बिना परिश्रम के अनायास प्राप्ति, पेट में चूहे कूदना, जोर जोर से भूख लगना। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित के अर्थ वाक्य प्रयोग से लिखिए। दिन 9-2-11 होना है ना, एक कुछ इधर उधर हो गया कोई दिक्कत नहीं। पौ 12 होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पौ 12 होना, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। किसके पौ 12 थे, है ना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, अधिकारियों की, इसको याद रखना, है ना। 9-2-11 होना, चंपत हो जाना मतलब भाग जाना, इसका कह सकते हैं जगार होते ही चोर 9-2-11 हो गए, है ना। आजकल जमीन के व्यापार में पौ 12 है ना, खूब लाभ, पौ 12 मतलब खूब लाभ, है ना। अगला हो जाता है आपका आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ वाक्य प्रयोग से लिखिए। तो आग में घी डालने का अर्थ होता है मतलब और बड़ा चढ़ा करके झगड़ा को बढ़ा देना, किसी भी चीज़ को और अधिक करना। तो आग में घी डाल करके झगड़ा बढ़ा दिया, नहीं तो दोनों शांत थे। इन लोकोक्तियों का भी आ सकता है। तो आंख का अंधा नाम नयन सो गुण के विपरीत नाम होता है ना। इनको कंप्लीट कर लेना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी बन सकती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये कर लीजिएगा कंप्लीट। इसके बाद आता है तकनीकी शब्द क्या होते हैं, इससे क्या अभिप्राय है, उदाहरण से लिखिए। तो तकनीकी शब्द देखिए जो हमारे देखिए विज्ञान में उपयोग किया जाता है ना, विज्ञान में तकनीकी रूप से संबंधित होते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। क्वांटम यंत्र की हो गई, है ना, जैसे डीएनए हो गया, सर्वर वाइट हो गया, ये सारे क्या हैं, तकनीकी शब्द। यहाँ से वाक्य शुद्धिकरण से आपके क्वेश्चन आते हैं कि निम्न वाक्यों को शुद्ध कीजिए, है ना, आपको निर्देश दे दिया जाता है ना। देखिए, वह रोज स्कूल जाता है, आपको इसका शुद्ध वाक्य बनाना है। तो ये आपके कंप्लीट इसके रहेंगे, इसको कंप्लीट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों कर लेना। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ना, और ये मेरी अंकसूची गुम गई है, इनको कंप्लीट कर लेना। आगे हमारा आंसर दिया गया है रिपोर्टाज से आपका क्या अभिप्राय है, दो जो है विशेषताएं लिखी। तो रिपोर्टाज क्या होता है, पत्रकारिता की एक शैली है जिसमें किसी घटना, विषय या परिस्थिति का वर्णन किया जाता है। ये रहेंगी इसकी विशेषताएं, कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे हमारे क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो क्रिया के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, इनको याद कर लेना। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण कवि परिचय कौन कौन से करने हैं और लेखक परिचय कौन कौन से हैं। 3 नंबर में यही आपके आने वाले हैं। तो देखिए कबीर और मीराबाई का आपको 2 रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान याद कर लेना है। और देखिए मुंशी प्रेमचंद का, ये मैंने यहाँ पे 4 दिए थे, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट टाइम है पेपर का, कबीर और मीराबाई का बिल्कुल से कर लो, इन्हीं में से आपका आने वाला है और ये आपको बिल्कुल से आने वाला है। और मुंशी प्रेमचंद्र का कर लेना और कृष्णा सोबती, है ना, इन दोनों का यहाँ पे कर लेना। इसमें प्रेमचंद का बिल्कुल से कर लेना है, 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो इस तरीके से हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद संवाद लेखन से आपका क्वेश्चन आता है। संवाद लेखन लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो पात्रों की बातचीत में संक्षिप्तता होनी चाहिए, नहीं तो आप लंबा बहुत लिखते जाओ, है ना। अब आता है क्वेश्चन भाई कि एक महिला और सब्जी विक्रेता के बीच जो है आपको एक संवाद लिखना है। तो आप जाते हो फल खरीदने, कोई भी सब्जी खरीदने, है ना, तो किस तरीके का संवाद होता है उसे आप कॉमन संवाद के रूप में लिख सकते हो। इसके बाद पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर के बातचीत का संवाद लिखिए, है ना, संवाद के रूप में लिखिए। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ये रहेगा, है ना। इसे मैंने पूरा समझा करके वीडियो डाला है कि इसे कैसे लिखा जाता है, तो वीडियो जा करके देख लेना तो समझ में आ जाएगा, है ना। ये रहेगा आपका 2 मित्रों के बीच महंगाई पर बातचीत के संवाद को लिखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, इसे कंप्लीट कर लेना। शरारत पर पिता से मिलने वाली डांट पर भाई बहन की बातचीत को लिखिए, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे भाव पल्लवन। तो ये 3 नंबर में आपका आता है भाव पल्लवन, है ना। तो साहित्य समाज का दर्पण है, इसका भाव पल्लवन कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। या फिर कह लेते हैं निम्न भाव पल्लवन कीजिए, निम्न का, है ना, 2 दे देते हैं आपको, 1 का करना होता है ना। तो हिंसा समाज का विनाश है, साहित्य समाज का दर्पण है ना, तो ये कंप्लीट कर लेना। इसका अज्ञान निरंतर आदमी को पछाड़ता है, इसका भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है क्रोध अंधा होता है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपका इसमें से इन्हीं में से आपका आ जाना है। और चरित्र सबसे बड़ा धन है, देखिए सबसे मेन है इसमें साहित्य समाज का दर्पण है और चरित्र सबसे बड़ा धन है, इसका कर लेना। और क्रोध अंधा होता है, इन्हीं में से आपका आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका अगला धर्म उन्नति का मूल है, ये सारे भाव पल्लवन है, वार्षिक के लिए भी कर लेना इन्हें, है ना। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद लेखन कीजिए, है ना, जो कि आपका 3 नंबर में आता है 20 नंबर के प्रश्न में।
संगठन में शक्ति होती है, इसका अनुच्छेद लेखन है ना। एक आपका विद्यार्थी और अनुशासन का अनुच्छेद लेखन आ सकता है। व्यायाम से क्या लाभ है उसका आ सकता है। और मेरे जीवन का लक्ष्य का भी कर लेना है ना। देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, आंसर दिया गया है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और इसे 1-2 बार पढ़ लेना है ना। ये आपका कंप्यूटर आज की आवश्यकता है, इन पर आपको अनुच्छेद लेखन कर लेना है। इसके बाद बढ़ देते हैं हम आपके अगले प्रश्न की ओर, विज्ञापन लेखन है ना। तो इससे क्या क्वेश्चन आता है, देखिए हस्तकला प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन लिखना होता है आपको। तो इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए आप उस चीज़ के बारे में बताएंगे। विज्ञापन आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है, उसके बारे में आपको बताना होगा उसमें आप क्या दे रहे हो, मतलब है ना। तो आप लिखेंगे बढ़िया अच्छे मिट्टी के दीपक है ना, और लकड़ी की नक्काशी है, रेशमी कढ़ाई वाले वस्त्र हैं, जो भी आप चीज़ें करना चाह रहे हो है ना। जो आप अगर कोई भी चीज़ बेच रहे हो तो आप देखा होगा आपने, कोई भी चीज़ बेची जाती है तो उसका अगर पोस्टर होता है ना, विज्ञापन ये होता है, तो उस पर लिखा होता है इतने % छूट है, डिस्काउंट जितना भी मिल रहा है। तो आप भी 10% 20% छूट का एक लिखिएगा है ना। इसके बाद समय भी लिखेंगे, आपकी जो शॉप का समय है ना, तो वो भी उसमें लिखा जाता है। और संपर्क सूत्र इसमें ज़रूर से लिखिएगा। इसके बाद पुस्तकालय या पुस्तक दुकान का विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इस तरीके से कहाँ पर क्या मिलता है और कहाँ मिलता है, कितनी छूट आप दे रहे हैं ना ऑफर पर। अगर 100 ग्राहक आएंगे प्रथम तो उन्हें 15% की छूट, इस तरीके से आप ये डिस्काउंट दे सकते हैं। और ये रहेगा आपका स्थान कहाँ पे है आपकी दुकान, उसका भी लिखें। और साहित्यिक कृतियाँ जो आपकी दुकान पर पुस्तकें उपलब्ध हैं उनके बारे में लिखें। और संपर्क सूत्र जरूर से लिखें है ना, मोबाइल नंबर वगैरह। और ये रहेगा समय भी लिखना है कि कितने बजे से कितने बजे तक। रसोई की प्रमुख सामग्री हेतु विज्ञापन तैयार करना है। तो ये देखिए क्या क्या मिलता है, चावल, दालें, शुद्ध घी, तेल, ये सारा कुछ लिखते हुए पूरा कंप्लीट। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान का विज्ञापन करना था, तो इसे कंप्लीट कर लीजिए। जो भी ब्रांडेड कूलर, टीवी जो भी मिलता है, ऑफर लिखते हुए EMI पर की सुविधा उपलब्ध है ना। स्थान, समय, संपर्क सूत्र लिखते हुए कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आता है आपका अपठित गद्यांश। तो एक नमूना के रूप में मैंने ये दिया है, जरूरी नहीं कि यही आ जाएगा। इसमें मेनली आपको इसका शीर्षक ढूंढना होता है और एक क्वेश्चन इसमें से आता है और इसका सारांश लिखना होता है। शीर्षक कैसे ढूंढें, तो शीर्षक देखिए इसको अच्छी तरीके से 1-2 बार पढ़ना है पहले। और इसमें जिस बात पर जोर दिया जा रहा है, जिस बात को इसमें बताया जा रहा है ना, तो वही आपको इसका शीर्षक लिखना है। जैसे कि यहाँ पर संस्कार ही शिक्षा है, शिक्षा इंसान को महान बनाती है। आज के भौतिक युग में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुख पाना रह गया है। अंग्रेजों ने देश में अपना शासन सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ऐसी शिक्षा को उपयुक्त समझा। यह विचारधारा हमारी मान्यता की विपरीत है। देखिए तो इसमें मतलब आज की शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, इसका शीर्षक लिख देंगे। और आज के युग में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो देखिए आज के युग में शिक्षा का उद्देश्य है केवल नौकरी करके उदर पूर्ति और सुख पाना रह गया है ना। ये अभी हमने पढ़ा ना ऊपर लाइन में, तो ये इसी में मिल जाता है आपको। और गद्यांश का सारांश आपको किस तरीके से लिखना होता है, इसी की लाइन में लिखनी होती है। 2-4 लाइन इसी की लिख देंगे, आप चल जाएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण आपको जो है व्याख्याएं कौन कौन सी करनी है, तो आपको कर लेनी है। हम तो एक एक करी जाना वाली है ना, हम तो एक एक करी जाना वाली कर लेना है आपको। और अभी ये छोड़िए आप है ना, कौन कौन सी, मेरे तो गिरधर गोपाल मीराबाई की कर लेना, मेरे तो गिरधर गोपाल है ना। और हम तो एक एक करी जाना है ना, ये कबीर के चैप्टर से और मीराबाई के चैप्टर से वो है। और इसके बाद आ जाती हैं आपकी गद्यांश की व्याख्याएं। तो कौन सी, नमक विभाग वाली कर लेना, प्रेमचंद के पाठ से आ सकती हैं तो इनको कर लेना है ना। और एक मियां नसरुद्दीन के चैप्टर से कर लेना, तो ये दोनों कर लेना, नमक विभाग वाली और ये दोनों है ना। इसके बाद आपको पत्र लेखन कौन से करके जाना है, तो देखिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने कलेक्टर महोदय को आपको पत्र लिखना है। उसका आपको एक पत्र लिखना होता है, उसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आपकी 10वीं की अंक सूची जो है खो गई है, उसकी द्वितीय प्रति आपको मंगवानी है। उसके लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को पत्र लिख लेना है ना। देखिए प्ले लिस्ट में जाकर के व्याकरण के सेक्शन में जाइए, आपको इन सभी के आंसर मिल जाएंगे। बहुत ही सरल आंसर है ना, तो जल्दी से जाकर के वीडियो देख लेना। देखिए मित्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। अपने पिताजी को अपनी परीक्षा के विषय में पत्र लिखिए है ना। तो मेनली आपको करना कौन सा है इसमें, देखिए इसमें आपको ये लाउड स्पीकर की कर लेना है, और ये अंक सूची मंगवाने की प्रति, और मोहल्ले की गंदगी की है ना। तो ये तीनों कर लेना। और पत्र में आपको पिताजी को अपने परीक्षा की तैयारी के बारे में पत्र, और मित्र को बधाई पत्र है ना, ये दोनों कर लेना। और ये तीनों इनमें से आपके पेपर में आ जाएगा आपका 4 नंबर का। इसके बाद आपका निबंध लेखन। तो निबंध लेखन अभी से जल्दी से आप जीवन में खेलों का महत्व का पढ़ लीजिए। अगला आपको कर लेना है जल ही जीवन है का है ना, और विद्यार्थी जीवन अनुशासन। इनको आप एक बार पढ़ लीजिए और ज़्यादा अच्छे से, एक दो बार पढ़ लीजिए, आप आसानी से लिख कर आएंगे। जल ही जीवन है और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इन्हीं में से आपका आ जाएगा। रूपरेखा
किसकी रूपरेखा किसी विषय पे लिखने होती है, आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के, है ना, इनमें से आपको दिया जाता है। मतलब जिस पे आप निबंध लिखोगे उस पर भी लिख सकते हो, तो इस तरीके से आप इस पर रूपरेखा लिख सकते हो ना। तो इस तरीके से हम आपका पूरा मतलब एक पेपर ही आपको कवर करवा चुके हैं ना। और इसको तैयार आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप अपने एग्ज़ाम में करेंगे। और अगले पेपर की तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से जाओ पेपर दे के आओ। ऑल द बेस्ट।